friends, myself Dr. Rahul Goyal. I'm a plastic surgeon and I'm doing hair transplant for the last 8 to 10 years. And मैं आपसे आज हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिक चीज़ें जो हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है और कैसे उसके रिजल्ट्स इफेक्ट करते हैं, किस तरह से रिजल्ट्स हम बेटर कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ कॉस्ट रिलेटेड चीज़ें वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि किसी ने भी हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाना है तो प्रॉपरली इस वीडियो को देखे और एनालाइज करे कि हमने कहाँ से ट्रांसप्लांट करवाना है और हमने कब करवाना है। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिक चीज़ क्या करते हैं कि हम पीछे से ग्राफ्ट्स लेके, पीछे में तो बैक साइड ऑफ द हेड से ग्राफ्ट्स लेके हम आगे फ्रंट में ट्रांसप्लांट करते हैं। पीछे से ग्राफ्ट इसलिए लेते हैं बिकॉज जो पीछे का एरिया है हमारा वो हमारे परमानेंट है, उसमें हेयर्स हैं। उसमें जो आगे वाले बाल हैं वो बाल हमारे झड़ जाते हैं बिकॉज वो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है बॉडी में, जो उस वहाँ पे फॉलिकल्स पे जो रिसेप्टर है वो सेंसिटिव होते हैं, और जो पीछे वाले रिसेप्टर्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो उनको डैमेज नहीं करते, इसलिए वो फॉलिकल सारी उम्र के लिए प्रिजर्व रहते हैं। आपने देखा होगा लोग 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, फिर भी जो पीछे एक पट्टी रहती है, तो वो जो पट्टी है वो ही परमानेंट हेयर्स होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में उसी पट्टी में से बाल निकाल के आगे ट्रांसप्लांट करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। हेयर ट्रांसप्लांट में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके बाल वाइट हैं तो आपके बाल वाइट ही आएंगे, अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपके बाल कर्ली आएंगे। हमने सिर्फ बालों की जगह चेंज करनी है। अगर सपोज पीछे आपके BCR फॉलिकल्स हैं, BCR ग्राफ्ट्स हैं, तो हमने उसमें से कुछ निकाल के आगे लगा देने ताकि वो आगे वाला एरिया, बैलेंस एरिया कवर हो जाए। ये हेयर ट्रांसप्लांट है। अब हेयर ट्रांसप्लांट 2 तरीके से करते हैं। जो पहले टेक्निक कॉमनली यूज करते थे वो थी FUT। FUT होती है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। उसमें हम एक स्ट्रिप लेते हैं पीछे से, बैक साइड से एक स्ट्रिप लेके, और वहाँ से फॉलिकल्स निकालते हैं, उसको कट करते हैं, फॉलिकल्स निकालते हैं, फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरी टेक्निक होती है FUE। FUE जो टेक्निक है इसमें हम इंडिविजुअल फॉलिकल्स को निकालते हैं और फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आजकल जो नॉर्मली टेक्निक चलती है वो FUE टेक्निक है। FUT टेक्निक को हम बीच बीच में यूज़ करते हैं अगर बैलनेस का एरिया ज़्यादा, तो सपोज कोई ग्रेड 7 बैलनेस का पेशेंट है तो उसमें FUT और FUE का कॉम्बिनेशन करते हैं, और नॉर्मली अगर बैलनेस कम है तो ओनली FUE से काम चल जाता है, बिकॉज FUT में एक पीछे एक लीनियर स्कार आता है जो वैसे अगर ट्राइकोफेटिक क्लोजर किया जाए तो दिखता नहीं है, बट फिर भी उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हमारे पास ऑप्शन है हम FUE से वो चीज़ कर सकते हैं तो हम वो चीज़ FUE से करते हैं। नहीं तो अगर ज़रूरत है कि भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है और ग्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने हैं तो FUT भी हम साथ में करते हैं। ये तो थी दोनों टेक्निक्स के बारे में। जो नेक्स्ट बात है वो है कि कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट क्या होनी चाहिए और क्यों अलग अलग सेंटर्स पे कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट वेरी करती है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि इतनी कॉस्ट का फ़र्क क्यों है। आप किसी क्लिनिक में जाएंगे वो आपको बोलेंगे जी 30,000 में फुल हेड कर रहे हैं हम, आप किसी क्लिनिक में जाओगे वो बोलेंगे जी हम तो 1.5 लाख में करते हैं। इतना वेरिएशन क्यों है और वेरिएशन के साथ उसका रिजल्ट्स का कैसे फ़र्क है। अगर कॉस्ट का फ़र्क है तो रिजल्ट्स में कैसे फ़र्क है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं, सबसे पहले आपने क्लिनिक में जाने के बाद डॉक्टर से मिलना है। वहाँ पे डॉक्टर कौन है, उस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, कब से वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर क्या प्रोसीजर करना है, और उसकी टीम जो है वो ट्रेंड है कि नहीं है। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ए टीम वर्क। अकेला डॉक्टर भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, इट्स ए टीम वर्क। आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, आपकी टीम सपोर्टिव होनी चाहिए और आपकी टीम ट्रेन होनी चाहिए।
ताकि बिकॉज हर स्टेप में आपको टीम की हेल्प की जरूरत पड़ती है। कभी क्लीनिंग करनी है ग्राफ्ट्स की, कभी काउंटिंग करनी है, कभी इम्प्लांट करना है, तो उसमें आपको टेक्नीशियंस की टीम की जरूरत होती है और दैट शुड बी ट्रेन। पहले आप जाके क्लिनिक पे ये देखिए कि हाँ जी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, कब से काम कर रहे हैं, कितने केसेस किए हैं, कैसे रिजल्ट्स हैं, कैसे डील करने को हर बंदा ट्रांसप्लांट कर रहा है, बट रिजल्ट्स कैसे मैटर करते हैं, किन किन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज माई सेल्फ बीइंग ए प्लास्टिक सर्जन, मुझे हर चीज़ का पता है कि हमें कैसे रिजल्ट्स को बेटर करना है। एक गिवन केस में हम जितने रिजल्ट्स कर सकते हैं वो उस चीज़ में प्रॉपरली कैसे उसको रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हैं, किस तरह से हमें करना है, वो चीज़ हमने देखनी है। अब इसमें देखो, जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं उनको एक नेचुरल, उनमें एक आर्ट होती है। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो आपको आर्ट भी चाहिए, आपको साइंस भी चाहिए, किस तरह से फॉलिकल्स को ग्रो करके हमें नेचुरल रिजल्ट लेके आए। तो सेकंड जो चीज़ है अपार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन, सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि ओटी का सेटअप क्या है। सेटअप जो होना चाहिए ओटी का, उसमें किस तरह से लोग काम करते हैं, मैग्निफिकेशन के साथ काम करते हैं, प्रॉपरली लाइटनिंग है वहाँ पे, एमरजेंसी बैकअप है कि नहीं है, पावर बैकअप है कि नहीं है, और प्रॉपरली ओटी सारा स्टरलाइज्ड है। क्योंकि कई बार ओटी क्या होते हैं कि बंदे ने एक घर में क्लिनिक खोल दिया, एक उसने काउंसलर रूम बना लिया, एक उसने रूम बना लिया जहाँ पे ओटी है, घर में क्लिनिक चल रहे हैं, वहाँ पे ना तो स्टरलाइजेशन होती है और इतना सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, फिर आपका डोनर एरिया भी खराब होता है, आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया वो भी खराब होता है। तो वो चीज़ आपने देखनी है कि क्लिनिक की स्टरलाइजेशन की टेक्निक क्या है, कितना क्लिनिक हाइजीनिक है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बाल आपके लगने हैं, सारा इफेक्ट आप पे आएगा लगने को। इसलिए अब जो बंदे लो कॉस्ट में करते हैं वो चीज़ें मेंटेन नहीं करते हैं। अगर आप अच्छे क्लिनिक में जाएंगे, आप देखेंगे कि हाँ जी ओटीज किस तरह से मेंटेन किया हुआ, तो उन चीज़ों के चार्जेस लगते हैं, उन चीज़ों का खर्चा है, तो खर्चा भी आपके ट्रांसप्लांट के कॉस्ट में ऐड होता है। थर्ड चीज़ जो आपने देखनी है, इंस्ट्रूमेंट्स देखो, जो हम बाल निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसको हम पंच बोलते हैं। तो जो पंच होता है वो इंडियन जो पंचेज हैं वो 250 रुपये से लेके 500 रुपये तक का पंच मिल जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं। तो अगर हम जो पंच यूज़ करते हैं वो हम यूएस बेस्ड कंपनी का यूज़ करते हैं, ताकि उसमें जो सिरेशंस हैं वो सारी पैरेलल होती हैं और कोई भी कटिंग, कोई भी एक्स्ट्रा ग्राफ्ट उसमें कट नहीं होता है, आपका जो सराउंडिंग फॉलिकल्स हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आपने देखनी है, वो है कि आपकी जो टीम है वो कैसी टीम है, किस तरह से बाहर से बंदे बुलाते हैं, करते हैं काम, चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कितने ग्राफ्स लगाए, कैसे लगाए, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या नहीं है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपके पास परमानेंट टीम है कि नहीं है, और टीम जो है वो कितना क्वालिफाइड है, कितना ट्रेंड है और कितने टाइम से काम कर रहे हैं। देखो, इन सब चीज़ों के ऊपर कॉस्टिंग का डिपेंड होता है। अब आप इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टली यूज़ कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, बिकॉज क्वालिफाइड डॉक्टर है जो वो अपडेट रहता है, कोई कॉन्फ्रेंसेज हैं, कोई CMEs होती हैं, कोई और कोई अपडेट्स आते हैं, तो उसको पता होता है कि ग्राफ्ट्स के कि हमने रिजल्ट्स कैसे इंप्रूव करने हैं, हमने ये तरीके करने हैं और करने हैं, हमने कैसे रिजल्ट्स को इंप्रूव करना है। आप किसी ऐसे क्लिनिक पे जाते हैं जहाँ पे कोई बंदा प्लास्टिक सर्जन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी ये चीज़ों को मैटर नहीं, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, हम इसी में ठीक है, बट हर चीज़ में ऑपरेशन होती है। अब जो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, पंच का साइज पहले 1 mm का आता था, अभी हम जो पंच का साइज यूज़ करते हैं वो 0.7 mm है। जितना पंच का साइज छोटा होगा उतने हम ग्राफ्ट ज़्यादा ले सकते हैं और उतना ही पीछे जो स्कारिंग होती है वो कम होती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके लर्निंग होती है, ऐसे करके हम अपडेट करते हैं, ऐसे करके ये अपडेट हम इसलिए करते हैं कि हमारे पेशेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। इसी चीज़ में कॉस्टिंग होती है, बुक्स होती हैं, वो रीड करते हैं, सब कुछ करते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप किसी सपोज आपने कोई कार्डियक सर्जरी करवानी है या आपने कोई कैंसर की सर्जरी करानी है, तो आप कोई कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे या कोई कार्डियक सर्जन के पास जाओगे, आप कोई किसी डेंटिस्ट से या कोई ENT से या किसी और से थोड़ी करवा लोगे सर्जरी। ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट कहने के लिए बहुत ईजी है कि हाँ जी हेयर ट्रांसप्लांट है, कोई भी कर देगा, क्लिनिक ये खुला हुआ, क्लिनिक वो खुला हुआ, बट हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपर्टाइज कैसे की जाए, किस तरह से हम रिजल्ट्स को बेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है।
और नॉर्मली क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट में आप जाके ये बोलते हैं कि जी सपोज आपको किसी ने देखा, आपने बोला जी 3000 ग्राफ्ट लगेंगे, आपको नहीं पता होता ये ग्राफ्ट कितने लगाने हैं। हमारे सेंटर पे एक एक ग्राफ्ट की काउंटिंग होती है, जितने ग्राफ्ट आपको कमिट किए हुए हैं उससे भी एक्स्ट्रा ग्राफ्ट अगर लगने वो भी लगा के देते हैं। अगर आपको इस चीज़ में डाउट हो, हम आपको ग्राफ्ट काउंट करवा सकते हैं, हमारे पास वो भी ऑप्शन है। सेकेंड, अब कई क्लिनिक्स ऐसे हैं जी आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं है, बाद में भी आपकी बात सुनता नहीं है, रिजल्ट आए ना आए, क्योंकि डोनर एरिया अगर एक बार खराब हो गया, डोनर एरिया का एक बार यूज़ हो गया, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट कराएं, आप एक 100% श्योर हो कि मैं एक सेफ हैंड्स में हूँ। थैंक यू सो मच।